आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग देखेंगे अभी क्लास 11 के जियोग्राफी का मॉडल सेट नंबर 1। ठीक है, मॉडल सेट नंबर 1 को देखेंगे। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव जो प्रश्न आप लोग का एग्जाम होगा उसका प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, टोटल प्रश्न की संख्या आप लोगों का 19 रहेगा। ठीक है, ये देखिए आप लोगों का दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न जो है देखते हैं किस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, मैट्रिक एवं अंग्रेजी प्रणाली में मापनी के एक उदाहरण दे। तो मैट्रिक प्रणाली जो है 1 सेंटीमीटर समान 100 यानी कि 100 मीटर होता है। अंग्रेजी प्रणाली में क्या है, 1 इंच समान 100 गज। ठीक है, देखिए एटलस मानचित्र की क्या विशेषता है। एटलस मानचित्र की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है। इनका मापन छोटा होता है, इनमें किसी प्रदेश की प्राकृतिक बनावट एवं जलवायु दिखाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इस मानचित्र में रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मानचित्रों का महत्व बताओ, क्या महत्व है। मानचित्रों का अध्ययन करने से हम घर बैठे ही उन स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जहां हमारा जाना कठिन होता है। ठीक है, मापन की दो विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी है, तो मैट्रिक और अंग्रेजी प्रणाली। आरेखी विधि का मुख्य प्रयोग क्या है, देखिए उपयोग क्या है। आरेख विधि में मानचित्र दूसरी ओर के लिए धरातल की दूरी ही की गई होती है। इस प्रकार दो स्थानों की दूसरी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। स्थानीय समय से आप क्या समझते हैं, किसी देश का स्थानीय समय जहाँ के प्रमुख मानोत्तर पर होने वाला समय होता है, अर्थात किसी स्थान के देशांतर पर जब सूर्य ठीक ऊपर होता है तो दोपहर के समय 12 बजे होता है। यह उस स्थान का स्थानीय समय भी होता रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वायु चित्र की व्याख्या में किन उप संस्कारों का प्रयोग होता है। देखिए वायु फोटोग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करने के लिए स्टीरियोस्कोप तथा स्केच मास्टर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए 8 नंबर वाला प्रश्न क्या है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। डेल्टा का निर्माण नदियों के द्वारा मुहाने के पास होता है। जिस स्थान पर नदियाँ समुद्र में गिरती है, अगर वहाँ ज्वार भाटा का प्रकोप हो तो नदियों द्वारा लाए गए तलहट समुद्र में पहुँच जाता है, जहाँ नदियाँ जमाव का कार्य नहीं कर पाती है। वही कारण है कि भारत के पश्चिमी तटीय नदियों ज्वार भाटे के कारण तलहट को जमाट नहीं करती और डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। इस तरह नदियाँ एक ही धारा में समुद्र में आ गिरती और इसे एच यू चेरी कहते हैं। खादर और बांगर में क्या अंतर है। खादर और बांगर, देखिए पहले हम लोग खादर को समझेंगे। खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है वो खादर, और वह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, ये होता है खादर। बांगर क्या होती है, देखिए नदी घाटियों के ऊपरी भागों में पाई जाने वाली अपेक्षाकृत मोटी और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो खाद की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है, उसे बांगर कहते हैं। यह मिट्टी भारत के विशाल मैदान में नदी घाटियों के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये खादर बांगर समझ गए। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से भिन्न कैसे है। पूर्वी भारत में मानसून काल के अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ भयंकर रूप धारण कर लेती है, जबकि पश्चिमी भारत में बाढ़ का प्रकोप कम नदियों एवं कम वर्षा के कारण भयंकर रूप धारण नहीं करती। मतलब पूर्वी तरफ भयंकर रूप धारण कर लेती है, पश्चिम तरफ थोड़ा कम, क्योंकि उधर नदी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, काल में पूर्वी में बाढ़ आ जाता है और जबकि पश्चिम भारत में अधिकांश हिस्सा सूखे के प्रभाव से रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 11 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कार्ट तथा लाप्लास द्वारा दिए गए तर्कों का वर्णन करना है। कांट तथा लाप्लास के अनुसार आदि पदार्थ मंद गति से मुह रहे थे और समय जुटाने के साथ ही वे पदार्थ जो है ठंडा होकर सिकुड़ने लगते हैं, जिससे कार्यरत थे और समय आयतन में कमी आ जाती है और यह घूर्णन गति में वृद्धि हुई, जिसके अपकेंद्रीय शक्ति बढ़ी। जब अपकेंद्रीय शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अधिक हो गई तब यह आदि पदार्थ खंडित
खंडित हो गया, जिससे ग्रह, उपग्रह अथवा हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। 12 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय में अंतर इस प्रकार है कि भौतिक अपक्षय चट्टानों का विघटन भौतिक बलों द्वारा होता है, जिससे चट्टान में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि रासायनिक अपक्षय में चट्टानों अपघटक रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, जिसमें चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन आ जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट क्या है। भौतिक अपक्षय के मुख्य कारक ताप, पाला तथा दाब है, जबकि रासायनिक अपक्षय के मुख्य कारण ऑक्सीजन, कार्बोनीकरण, जल योजन तथा विलयन है। इसमें देखिए भौतिक अपक्षय के उपकरण शुष्क तथा शीत प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि रासायनिक अपक्षय उदाहरण उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशियों में मिलते हैं। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न देखिए, महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारक हम लोग को लिखना है। ठीक है, पहले 3 कारक देखिए क्या है, अक्षांश देखिए इसमें दिया हुआ है 1 नंबर वाला जो क्या है देखिए, अक्षांश महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा 23 डिग्री जहाँ रहता है वहाँ सेंटीग्रेड, 40 डिग्री अक्षांशों पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री अक्षांशों पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रचलित बने क्या है देखिए, ये पवन अपने साथ समुद्र तल के जल को वहाँ ले जाती है। इसकी पूर्वी के लिए समुद्र के निचले भागों से ठंड जल ऊपर आ जाता है, और इस प्रकार जिस ओर से वायु चलती है वहाँ समुद्र जल का तापमान क्रमशः, जिस पर और वायु चलती है वो क्रमशः क्या होता है, तापमान अधिक होता है। अब हम लोग देखेंगे लवणता। समुद्र जल के तापमान पर लवणता का भी प्रभाव बढ़ता है, और अधिक लवणता वाला जल अधिक ऊष्मा को ग्रहण कर सकता है, अतः इसका तापमान भी अधिक होता है। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल में निम्नलिखित अंतर देखिए। इसमें से क्रमबद्ध भूगोल में क्या है, इसमें से किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन होता है, और क्रमबद्ध भूगोल में विधि क्षेत्र का समकालिक रूप से प्रस्तुत करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, क्रमबद्ध विधि में देखिए क्या है, राजनीतिक इकाइयों पर होती है, और यह खोज एवं तथ्यों का भी प्रस्तुत करता है। प्रादेशिक भूगोल क्या है, इसमें किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तथ्यों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरा देखिए क्या है, जबकि प्रादेशिक विधि इकाकी रूप प्रस्तुत करती है, और जबकि प्रादेशिक विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, तथा यह किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंत संबंध समुदाय प्रस्तुत करता है। ठीक है, 15 नंबर में देखिए क्या है, वाष्पीकरण की मात्रा और दर किन कारणों पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ जल वितरण तथा गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पीकरण की दर तथा मात्रा कोई कारकों पर निर्भर होती है। क्या क्या है देखिए, पहला हो गया आपका तापमान, दूसरा हवा मौजूद, जल वाष्प की मात्रा, हवा आर्द्रता तथा हवा की गति। ठीक है, ये देखिए हवा का तापमान बढ़ाने से उसकी अवशोषण क्षमता, धारक क्षमताएँ क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें देखिए वर्षा जो होती है ऊपर की ओर, वाष्पीकरण ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, ऊपर की ओर उठता है इस तरीके से। ठीक है, जो बादल बनता है इस तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग, अब देखिए यदि हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा कम है तो हवा की अवशोष क्षमता जो है, धारण क्षमता अधिक होती है। इसके लिए विपरीत अधिक आर्द्रता की हवा में अवशोषण जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये विपरीत अधिक आर्द्रता की हवा में अवशोषण की क्षमता, धारण क्षमता और भी क्या होता है, कम होता है। तीसरा में देखिए हवा की गति के कारण यह ऊपर टिका हवा का संतृप्त भाग हट जाता है, और असंतृप्त भाग जो है वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी अवशोषण क्षमता अधिक होती है, और यह हवा की गति जितनी तेज़ होती है वाष्पीकरण की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। अब देखिए महासागरीय जलधाराओं की सामान्य विशेषताओं पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की और एक राशि जो कि है, देखिए इसमें एक राशि जो कि दिया हुआ है के प्रभाव को महासागरीय धारा कहते हैं, और महासागरीय अतिरिक्त और बाह्य कारक भी होती है। इसकी धाराओं के निर्माण में
की धाराओं के निर्माण में सहायक है और इस प्रकार धाराओं का भी निर्माण अनेक क्रियाओं का फल है। इनकी निम्नलिखित कुछ विशेषता होती है। क्या क्या है देखिए, पहला दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध की जल धाराएँ अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जल धाराएँ उनकी बाईं ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ऐसा कोरियोलिस बल या विक्षेपक बल के प्रभाव से होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में धाराओं के प्रभाव की दिशा मानसूनी पवनों की दिशा परिवर्तन के साथ बदल जाती है और गर्म धाराएं ठंड सागरों की ओर तथा ठंडी धाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। कुछ चित्र दिखाएंगे तो आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, महासागरीय धाराएं केवल धरातलीय जल पर ही नहीं बहती बल्कि अर्धस्थलीय जल में भी प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखिए ज्वार कैसी उत्पन्न होती है। ज्वार आप लोग जाने होंगे क्या है ज्वार। देखिए, ज्वार का जल जो है एक निश्चित समय पर प्रतिदिन 2 बार ऊपर उठता है। समुद्र या समुद्री जल स्तर में बारी बारी से ऊपर उठने और नीचे गिरने, इस क्रिया को ज्वार और भाटा कहते हैं। और भी कुछ कारण हैं। देखिए, चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। सूर्य की पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है, प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा होने पर भी यह पृथ्वी के अधिक निकट होती है, अतः सूर्य की अपेक्षा यह जल को अधिक आकर्षित करता है और चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के बल से 2 गुना अधिक होता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। देखिए, कुछ चित्र के द्वारा आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, कुछ चित्र के द्वारा देखिए, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया सूर्य। ठीक है, तो सूर्य का आधा हिस्सा देखिए, ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक से बनाते हैं, ये हो गया आपका पृथ्वी, सॉरी ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया आपका चंद्रमा। ठीक है, अभी क्या होता है देखिए, इसमें से रश्मि जो है फैलता है, इस तरीके से आता है सूर्य से। ठीक है, इधर आ रहा है। अभी इसको देखना है, इसका आधा हिस्सा जो है क्या है, लाइट में है, आधा हिस्सा लाइट में है और पीछे वाला ये क्या, कौन सा हिस्सा पीछे वाला, तो ये अंधकार होता है। और चंद्रमा का भी इस समय क्या देख पाते हैं हम लोग, आधा रूप ही देख पाते हैं। इधर जो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, तो इधर हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि आगे तरफ ही लाइट मिलता है। ये पूर्णिमा के दिन सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की स्थितियाँ हम लोग इसमें देखें। ये और भी है एक तो दिया हुआ, देखिए ये हो गया आपका सूर्य, ये चंद्रमा मिडिल में और पृथ्वी बाहर में है। ठीक है, ये भी एक है। देखिए बी नंबर में क्या है, अमावस्या के दिन सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियाँ क्या क्या है। देखिए क्या क्या, देखिए निम्नावस्था लघुत्तरीय भाटा जो है, इसमें शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष आप लोग पढ़े होंगे कि सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र में समकोण बनाती है और यह दिशाओं में स्थित होते हैं। जैसे सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। फलस्वरूप एक कम ऊंचाई वाले ज्वार का भी निर्माण होता है और जिसे निम्नलिखित ज्वार भी कहते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ऊपर में चंद्रमा होगा और लास्ट में जो हम लोग देखेंगे ये नीचे में चंद्रमा रहेगा। ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा। एक बार हम लोग यहाँ देखें, एक बार यहाँ देखें चंद्रमा को, एक बार यहाँ देखें, इसकी स्थिति हम लोग देखें। ठीक है, चलिए ये हम लोग उसके बारे में पढ़ें। और सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है और सूर्य तथा चंद्रमा के सामने आने वाली भागों का आकर्षित का प्रभाव अधिक होती है। तीसरा में देखिए क्या है, तीसरा में ठोस स्थल की अपेक्षा जल पर आकर्षण का प्रभाव अधिक पड़ता है। जल का त्वरण होने के कारण केवल उतना ही भाग शक्ति की ओर आकर्षित होती है जो उसके सामने पड़ता है। ठीक है, आप लोग देखें। और ये हो गया आपका जैवमंडल। जैवमंडल, इस चित्र को देखने से ही आप लोग को पूरा पता लग जाएगा कि क्या है जैवमंडल। ठीक है, प्रश्न को आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए जैवमंडल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भांति भांति भोजन का पदार्थ जैवमंडल के जीवों और पौधों से मिले हैं, जहाँ तक कि कपड़ा का, मकानों और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का स्रोत भी जैवमंडल है। और जैवमंडल जीवों का सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये 19 नंबर वाला प्रश्न को नहीं देखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों को एक एक प्रश्न जो है कॉमन में मिलेगा। ठीक है, उधर हमने पढ़ लिए एक को ज़्यादा, इधर
आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।